टू डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। हम सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि डीप लर्निंग जो है वो लार्ज इमेजेस पे क्या एग्जिस्टिंग टेक्निक्स या एग्जिस्टिंग जो हमने डीप न्यूरल नेटवर्क्स देखे हैं उनको यूज़ करते हुए क्या हम लार्ज इमेजेस के ऊपर जो है वो डीप लर्निंग जो है उस पे मॉडल पे ट्रेनिंग्स जो है वो करवा सकते हैं या उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं और उसमें उसकी जो मोटिवेशन है उसके लिए हम ये क्यों किस तरह से कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं, उसके लिए हम एज डिटेक्शन की एक एग्जांपल जो है उसको लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट हम पैडिंग और स्ट्राइड जो है उसको डिस्कस करेंगे कि पैडिंग और स्ट्राइड जो है उसका क्या रोल होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। ये जो वीडियो है इसके 2 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ बेसिक्स देखेंगे कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स के हवाले से और अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम कन्वोल्यूशनल का जो कॉन्सेप्ट है कन्वोल्यूशनल कन्वोल्यूशनल लेयर्स का, ठीक है? और उसमें जो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स हैं जो पॉपुलर एक एग्जांपल है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद डीप लर्निंग ऑन लार्ज इमेजेस। अगर आपके पास एक छोटी इमेज है, लेट्स से 64 बाय 64 पिक्सेल्स की इमेज है और उस पे आप लेट्स से कि बाइनरी क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं जिसमें 0 या 1 जो है उसका आउटपुट होगा। तो ये जो 64 बाय 64 की जो कलर इमेज है उसके बेसिकली 64 बाय 64 बाय 3 फीचर्स होंगे, ठीक है? अगर उसको आप अनरोल करें तो वो एक्चुअली बनते हैं 12,288 फीचर्स, ठीक है? और ये एक रीज़नेबल हम कह सकते हैं कि जो हमारा फुली कनेक्टेड या डीप लर्निंग बेस्ड हमने जो मल्टी लेयर डीप नेटवर्क्स देखे हैं, उसमें हम इसको इनपुट करके और आगे उसकी मल्टीपल लेयर्स बना के तो उस पे जो है वो ट्रेनिंग करवा सकते हैं। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर हमारे पास एक हाई रेज़ोल्यूशन जो है इमेज आ जाती है, जो कि 1000 बाय 1000 बाय 3 जो है उसकी डायमेंशन है, 1000 बाय 1000 उसकी डायमेंशन है और 3 जो है उसके कलर चैनल्स हैं, जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो इसकी जो कह लें कि अनरोल करके इसके जो फीचर्स बनते हैं वो 3 मिलियन फीचर्स बनते हैं, ठीक है? और नॉर्मली आप देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मली इतनी छोटी इमेजेस नहीं होती 64 बाय 64 पिक्सेल्स की। नॉर्मली हम जो अपने मोबाइल्स से जो फ़ोटोज़ लेते हैं या वेब पे जो फ़ोटोज़ देखते हैं, वो हाई रेज़ोल्यूशन इमेजेस होती हैं और उसमें 1000 बाय 1000 भी एक नॉर्मल साइज़ है, 2000 बाय 2000 की भी इमेज हो सकती है, ठीक है? तो अब इतनी बड़ी इमेजेस के लिए इट मीन्स के 3 मिलियन फीचर्स होंगे जो कि मॉडल को एज़ इनपुट जो है वो मिलेंगे। और वो जो 3 मिलियन फीचर्स हैं, वो लेट्स से अगर हमारी जो फर्स्ट हिडन लेयर है, उसमें 1000 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है? तो इस यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा इस लेयर का, उसकी शेप होगी 1000 बाय 3 मिलियन, ठीक है? तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बड़ी इमेज अगर हम फुली कनेक्टेड डेंस नेटवर्क को एज़ इनपुट देंगे, तो उसमें पहली ही लेयर के अंदर जो है बिलियंस के अंदर जो है वो फीचर्स चले जाएँगे, ठीक है? और ये एक मॉडरेट साइज़ की इमेज है 1000 बाय 1000 पिक्सेल्स की, इससे बड़ी इमेजेस भी हो सकती हैं, 2000 बाय 2000 पिक्सेल्स की इमेज भी हो सकती है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इसमें फिर फुली कनेक्टेड डेंस नेटवर्क जो हैं, वो बड़ी इमेजेस के लिए सक्सेसफुल नहीं होते, तो हमें कुछ डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करना पड़ती हैं बड़ी इमेजेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए एज डिटेक्शन को समझने की ज़रूरत है कि एज डिटेक्शन क्या होती है, ठीक है? एज डिटेक्शन में ये होता है बेसिकली कि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो पहले जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले लर्न करते हैं, जैसे कि एजेस हो गए, ठीक है? और कंटूर्स हो गए, उसके बाद जो है वो पार्ट्स जैसे यहाँ पे फेस की आपको नज़र आ रही है एग्जांपल, तो फेस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे आईज़ हैं, नोज़ हैं, इस तरह के फेस के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद जो है वो फेसेस को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक हाई लेवल पे कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम एजेस देन सिंपल कॉन्सेप्ट्स देन मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो न्यूरल नेटवर्क जो है वो लर्न करता है, ठीक है? तो एज डिटेक्शन जो है उसमें क्या होता है, एज डिटेक्शन की अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करें तो उसमें हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एजेस जो हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं,
और उसके लिए किस तरह से बेसिकली डिटेक्ट करने का क्या मतलब है कि इस लेट्स से ये जो नीचे इमेज आपको नज़र आ रही है, इसमें कहाँ-कहाँ पे वर्टिकल एजेस जो हैं वो हैं, ठीक है? तो वर्टिकल एजेस जैसे आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, ठीक है? ये जो बार्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये वर्टिकल एजेस जो हैं, ये बन रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर हम हॉरिज़ॉन्टल एजेस की बात करें, तो हॉरिज़ॉन्टली जो जहाँ पे डिफ़रेंस आ रहा है कलर का, ठीक है? जैसे ये जो बार लगी हुई है, ठीक है? तो ये एक हम कह सकते हैं कि हॉरिज़ॉन्टल एज जो है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो पूरी इमेज के अंदर अगर हम कोई इस तरीके का कोई फ़िल्टर लेट्स से अप्लाई करें कि हमारे पास वर्टिकल एजेस या हॉरिजॉन्टल एजेस आ जाएँ और फिर उन एजेस की बेस पे हमारे लिए ये डिटरमाइन करना आसान हो जाएगा कि ये इमेज जो है आया इसमें किसी पर्सन का फेस है या कोई कैट है या मल्टीपल पर्सन्स हैं। तो ये बेसिकली आइडिया है एज डिटेक्शन का। एज डिटेक्शन के अंदर हम जो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है जो हम अज्यूम करते हैं कि ये यूज़लेस इंफॉर्मेशन है उसको हम निकाल देते हैं और सिर्फ़ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पार्शियल वो रह जाती है और उसकी बेस पे फिर हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये जो इमेज है आइदर ये किसी पर्सन का फेस है या कोई और ऑब्जेक्ट है, कार है, साइकिल है, क्या ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ठीक है? तो इस तरह से ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजेस जो हैं, अगर हम ये निकाल लें, तो हमारे लिए इसको क्लासिफ़ाई करना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है? अब वर्टिकल एज डिटेक्ट होंगे कैसे? वर्टिकल एजेस डिटेक्ट करने के लिए लेट्स से अगर हमारे पास इस तरह से एक इमेज है, ठीक है? ये बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इमेज है। इसमें मैंने यहाँ पे एक ही चैनल शो किया हुआ है और ये 0 से 255 के दरमियान नॉर्मली इसमें वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन मैंने इसमें बड़ी शॉर्ट वैल्यूज़, स्मॉल वैल्यूज़ दी हुई हैं 2, 3, 4, 5, 9 एंड सो ऑन। अब ये लेट्स से ये मेरे पास एक इमेज है जिसमें ये 6 बाई 6 पिक्सेल्स की एक ग्रिड है या इसको मैट्रिक्स कह लें। इस पे अगर मैं एक फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ कुछ इस शक्ल का जिसमें पहले कॉलम के अंदर 1, 1, 1 है, दूसरे कॉलम के अंदर जो है वो 0, 0, 0 है और तीसरे कॉलम के अंदर जो है वो -1, -1 और -1 है। ठीक है? ये कॉलम ये जो फ़िल्टर है ये इस इमेज के ऊपर मैं अप्लाई करूँगा। कैसे अप्लाई करूँगा? बेसिकली मैं कन्वॉल्व करूँगा। कन्वॉल्व या कन्वोल्यूशन का क्या मतलब है कि ये जो फ़िल्टर है 3 बाई 3 का, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? यहाँ पे देखें यहाँ पे ये वही फ़िल्टर की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे अपीयर होगी। यहाँ पे मैं इसको कन्वॉल्व करवा रहा हूँ 1 बाई 1 यहाँ पे इस पैच के साथ, यानी कि ये 3 बाई 3 का फ़िल्टर है, 3 रोज़ 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे स्टार्ट से जो 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, इस पैच के साथ इसका कन्वॉल्व करवाता हूँ और इस कन्वॉल्व ऑपरेशन का मतलब क्या है बेसिकली, ये सिंपली मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 के साथ, 0 को 0 के साथ, 1 को -1 के साथ, ठीक है? और इनको ऐड करता जाता हूँ। 1 को फिर 1 के साथ, 5 को 0 के साथ, 8 को -1 के साथ, 2 को 1 के साथ, 7 को 0 के साथ और 2 को -1 के साथ। इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ तो मेरे पास होता है -5, ठीक है? तो इस -5 की वैल्यू को मैं यहाँ पे जो है वो राइट कर लेता हूँ, ठीक है? इसके बाद ये एक स्टेप आगे जाता है, ठीक है? एक स्टेप आगे जाने का क्या मतलब है कि अब ये उससे अगले वाले जो कॉलम्स हैं, उनकी वैल्यू जो है वो कंप्यूट करेगा, ठीक है? अगले वाला पैच जो है उसी साइज़ का जिस साइज़ का एक्चुअली फ़िल्टर है, तो उस साइज़ का पैच जो है उस पे दोबारा कंप्यूटेशन होगी उसी तरह से जैसे मैंने पहले की। यहाँ पे जब आप इसको 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से करेंगे, 2 को -1 से करेंगे और इन सब वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है? इसी तरह से आप इन सब वैल्यूज़ पे जब सारी एंड पे आ जाएँगे, तो आपके पास -16 जो है वो आ जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली अ, आइडिया है कि एक फ़िल्टर जो है हमने एक्चुअली एक इमेज के ऊपर अप्लाई करके हमारे पास इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि ये वर्टिकल एज डिटेक्शन इसके अंदर कैसे हो रही है, ठीक है? मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये वर्टिकल एज डिटेक्ट कर रहा है। ये फ़िल्टर जो है, जब मैं इस पे ये मल्टीप्लाई करता हूँ, इस फ़िल्टर को कन्वॉल्व करता हूँ इस इमेज के ऊपर, तो ये आपको ये डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है। लेकिन ये वर्टिकल एज डिटेक्टर कैसे बना? ठीक है? वर्टिकल एज डिटेक्टर ये इस तरह से बनता है, हम एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं।
लेट्स से ये डिफरेंट जो है वो एक इमेज है। अगेन मैंने 6x6 की इमेज ली है और फ़िल्टर मेरा अगेन वही है 3x3 का, जिसमें पहले 1 1 1 है, फिर 0 0 0 और फिर -1 -1 और -1, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एकदम से चेंज आ रहा है उसके अंदर, यानी कि यहाँ पे ये एक एज बन रहा है। यहाँ पे पिक्सेल्स की इंटेंसिटीज़ ज़्यादा है और यहाँ पे पिक्सेल्स की इंटेंसिटीज़ जो हैं वो कम है, ठीक है। यानी कि मैं अगर इसको विजुअलाइज़ करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि ये जो है एरिया, ये ब्राइटर है और ये वाला एरिया जो है ये डार्कर है, ठीक है। इसको मैं फुल ब्लैक से रिप्रेजेंट नहीं किया, मैंने डार्क ग्रे से किया है, ठीक है। लेकिन आप इसको समझने के लिए कि ये एक एज बन रहा है, यहाँ पे कलर डिफरेंट है और यहाँ पे एकदम से कलर डिफरेंट आ जाता है। इस पे जब मैं एक फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ जिसकी कुछ इस तरह की शेप है कि लेफ़्ट साइड वाला जो कॉलम है वो ब्राइटर है, दरमियान वाला जो है वो डार्क ग्रे है और फिर जो राइट वाला है वो -1 -1 -1 है, जो कि ब्लैक मैंने यहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया हुआ है। तो इस पे इस इमेज के ऊपर जब इस फ़िल्टर का कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन जो है वो परफ़ॉर्म होता है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो कुछ इस तरह की आती हैं। 0 0 0 0 0 0 और दरमियान में जो है वो 30 आ रहा है दोनों कॉलम्स के अंदर, ठीक है। तो कुछ होता ये है कि एक्चुअली जहाँ पे ये एज बन रहा है वर्टिकल एज, वहाँ पे जो पिक्सल की वैल्यूज़ हैं उनको ज़्यादा इंटेंसिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है। यानी कि वो ब्राइटर हो जाती हैं और साइड्स वाली जो इमेज के पार्ट हैं वो उनका कलर जो है वो डल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो वर्टिकल एजेस हैं बेसिकली वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं इमेज के अंदर और बाकी जो डिटेल्स हैं वो कह लें कि नज़र नहीं आती इमेज के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली आइडिया है वर्टिकल एज डिटेक्शन का। तो हम ये एक फ़िल्टर जो है वो अप्लाई करके वर्टिकल एजेस जो हैं इमेज के अंदर वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब वर्टिकल एजेस जो हैं अगर हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो फिर हम हॉरिजॉन्टल एजेस भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे वर्टिकल एजेस के लिए ये मैट्रिक्स जो है वो यूज़ हो रहा है, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल एजेस के लिए जो है वो 1 1 1 रो वाइज़, फिर 0 0 0 की रो और फिर -1 की रो। इस तरह से जो है आप जो हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्टर है वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसका फ़िल्टर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगेन इसको जब आप कन्वॉल्व करेंगे एक पूरी इमेज के ऊपर 1 बाय 1 एक-एक स्टेप लेके, तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें आपके पास हॉरिज़ॉन्टल एजेस जो हैं, वो आपको नज़र आएँगे इसके अंदर। अब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर बेसिकली आइडिया ये है कि ये जो एज डिटेक्शन के जो फ़िल्टर्स हमने डिफ़ाइन किए हैं, यानी कि मैंने उसकी आपको बताया कि वर्टिकल अगर आपने उसके एजेस डिटेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आप फ़िल्टर यूज़ करेंगे 1 1 1 0 0 0 और -1 -1 -1। अब कुछ लोगों ने ये फ़िल्टर यूज़ किया वर्टिकल एजेस को डिटेक्ट करने के लिए, कुछ लोगों ने इस फ़िल्टर को जो है वो प्रेफ़र किया जिसमें सेंटर में जो है फर्स्ट और थर्ड कॉलम के सेंटर में 2 या -2 जो है वो आता है। इसे हम सोबल फ़िल्टर कहते हैं, ठीक है? तो इससे भी वर्टिकल एजेस जो हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से ये एक और जो है कुछ रिसर्चर्स ने प्रीवियसली जो है इस तरह के फ़िल्टर्स भी डिफरेंट चूज़ किए वर्टिकल एजेस को डिटेक्ट करने के लिए। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आइडिया ये है कि ये जो फ़िल्टर्स हैं, इनको हम अगर हमारा जो नेटवर्क है, वो इनको लर्न कर ले कि हमारे जो एजेस हैं, वो वर्टिकल हैं, हॉरिज़ॉन्टल हैं, डायगोनल हैं, जिस भी शेप के हैं, उसको हमारा फ़िल्टर जो है, वो खुद से डिटेक्ट कर ले, ठीक है? और उसके जो बेसिकली फ़िल्टर की जो वैल्यूज़ हैं, एक्चुअली वो वेट्स होंगे, W1, W2, W3 अप टू W9, ठीक है? और ये जो लर्न हम कर लें पैरामीटर्स, इस पे जब कन्वॉल्व हो तो उसकी बेस पे फिर हमारा जो है जो आउटपुट है उसकी बेस पे आए, ठीक है? तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हम ये वेट्स जो हैं बेसिकली जो कि एक फ़िल्टर है, उसके जो वैल्यूज़ हैं, वो हमारे वेट्स होते हैं और बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम इन वेट्स को जो है वो लर्न करें, ठीक है? अब इसमें पैडिंग का कांसेप्ट एक आ जाता है। पैडिंग का कांसेप्ट जो है आपने ये नोट किया होगा प्रीवियस एग्ज़ाम्पल के अंदर और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जब हम एक इमेज के ऊपर
एक 3/3 लेट से, ये नॉर्मली जो फ़िल्टर का साइज़ होता है वो 3/3 या 5/5 का नॉर्मली यूज़ किया जाता है, ठीक है? 3/3 का भी होता है और 5/5 का भी होता है। तो ये जो फ़िल्टर है इसको जब हम अप्लाई करते हैं, तो लेट्स से अगर हमारी 6/6 की इमेज है, इमेज का साइज़ जो है वो 6/6 है, तो फिर हमारे जो आउटपुट इमेज है उसका जो साइज़ है वो 4/4 आ रहा है, ठीक है? अब ये 4/4 कैसे आ रहा है? 4/4 जो है वो इस तरह से आ रहा है कि हमारा जो इनपुट जो इमेज है, हमारी इनपुट इमेज दैट इज़ n/n पिक्सेल्स, ठीक है? जो 6/6 पिक्सेल्स की है। और जो हमारा फ़िल्टर है दैट इज़ f/f, उसका साइज़ है, ठीक है? तो इसमें इसको जो आउटपुट है उसकी डायमेंशन क्या होगी, हम उसको इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं कि n-f+1 टाइम्स n-f+1। तो इस वजह से ये हमारा 4/4 का मैट्रिक्स आता है एज आउटपुट, ठीक है? तो पैडिंग जो है वो हम इसलिए करते हैं, दो वजूहत होती हैं पैडिंग करने की। पैडिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली कि उसमें जो एडिशनल जो साइड्स हैं उसमें ज़ीरो ज़ीरोज़ जो हैं वो ऐड कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मली जब हम हमारा जो फ़िल्टर है उसका साइज़ जो है वो 3/3 का होता है, तो हम एक-एक ज़ीरो जो है वो उससे इमेज को पैड कर लेते हैं, ठीक है? एक-एक ज़ीरो जो है वो इमेज के ग्राफ में ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा फ़िल्टर जो है वो 5/5 का हो, तो फिर नॉर्मली हम 2-2 ज़ीरोज़ जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, हर तरफ इमेज के, ठीक है? तो इससे होता क्या है, इससे फ़ायदा ये होता है कि पैडिंग ऐड करने से कि जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट लेट्स से हमारा 6/6 का है और हम एक ज़ीरो पे ऐड कर लेते हैं और 3/3 का फ़िल्टर यूज़ करते हैं, तो आउटपुट भी हमारा जो है वो 6/6 का होगा, ठीक है? इसी तरह से अगर हमारा जो लेट्स से इनपुट है 6/6 का और उसमें हम 2 ज़ीरो पे ऐड कर लेते हैं हर डायरेक्शन के अंदर और फिर उसमें हम 5/5 का फ़िल्टर जो है वो यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हमारा जो आउटपुट है वो 6/6 का होगा, ठीक है? तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे ये 3 है, जो हमने पहले जिस तरह से देखा उसमें ये 3 जो था वो वन टाइम यूज़ हो रहा था, ठीक है? तो एजेस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम यूज़ हो रही है, 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत कम यूज़ हो रही होती है ड्यूरिंग कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन, ठीक है? तो कन्वॉल्व ऑपरेशन जो है उसको बेहतर करने के लिए जब हम ज़ीरोज़ ऐड कर लेते हैं, तो अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये इक्वली यूज़ हो रही हैं और बाकी साइडों पे तो ज़ीरो एज़ इट इज़ यूज़ होंगे, ठीक है? तो दूसरा एक तो ये इसका फ़ायदा हो गया, इसलिए हम पैडिंग को यूज़ करते हैं। दूसरा इसका ये है कि हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे आउटपुट जो है वो श्रिंक ना हो, ठीक है? यानी कि 6/6 का है तो 4/4 का आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 6/6 का इनपुट हो, उसपे फ़िल्टर अप्लाई हो और फिर आउटपुट भी 6/6 का ही आए, ठीक है? तो उसके लिए फिर हम पैडिंग जो है वो यूज़ करते हैं और जनरली वो इस फ़ॉर्मूला को फ़ॉलो करता है, जो उसकी शेप होती है आउटपुट की, वो n+2p माइनस एफ प्लस वन टाइम्स n+2p माइनस एफ प्लस वन, ठीक है? तो ये जो शेप है, ये n इज़ द नंबर ऑफ जो इनपुट का जो डायमेंशन है वो n है। p इज़ फॉर पैडिंग, पैडिंग 1 दी हमने या 2 पैडिंग दी, ठीक है? और f जो है वो फ़िल्टर का साइज़ है जो कि 3 है। यहाँ पे भी फिर एन एफ जो है वो फ़िल्टर का साइज़ है जो कि f यहाँ पे 3 है, ठीक है? तो इस तरह से हम कंप्यूट कर सकते हैं कि आउटपुट जो है उसकी शेप या उसकी डायमेंशन जो है वो क्या होगी, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ डेफ़िनिशन ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए वैलिड और सेम कन्वोल्यूशन का। वैलिड कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन होता है जिसमें पैडिंग यूज़ नहीं होती, जो कि हमने पहले एग्ज़ाम्पल देखी थी, जिसमें 6/6 की इनपुट इमेज थी और आउटपुट जो था वो 4/4 का था। जबकि जो सेम कन्वोल्यूशन है, सेम कन्वोल्यूशन के अंदर हम पैडिंग ऐड कर देते हैं, ताकि जो इनपुट जिस साइज़ का इनपुट हो, उसी साइज़ का आउटपुट भी हो, तो उसे हम सेम कन्वोल्यूशन कहते हैं, ठीक है? तो वैलिड कन्वोल्यूशन में पैडिंग यूज़ नहीं होती, सेम कन्वोल्यूशन में पैडिंग यूज़ की जाती है ताकि जो इनपुट का साइज़ है, जो डायमेंशन है, वही एक्चुअली आउटपुट का भी जो साइज़ है,
वो भी वही वाला हो या डायमेंशन जो है वो वही हो। अच्छा, उसके बाद स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन का ये मतलब है कि हमने अभी जो पहले एग्जांपल देखी वो उसमें स्ट्राइड की वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब अगर हम स्ट्राइड की वैल्यू जो है वो 2 यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास जो कन्वोल्यूशन के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसकी शेप होती है 3/3। अब स्ट्राइड इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? स्ट्राइड इज इक्वल टू 2 का ये मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो फ़िल्टर है, इसको मैंने इस कलर के अंदर यहाँ पे शो किया है, ठीक है? तो ये पहले इस इमेज के इस पैच पे जो है ये अप्लाई होगा, ठीक है? अब स्ट्राइड 2 का ये मतलब है कि अगली दफ़ा ये 2 स्टेप्स आगे जाएगा, ठीक है? तो ये सिंपल स्ट्राइड का मतलब है, ठीक है? और फिर उससे जो कंप्यूटेशन होगी, उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है? 100 और अगेन जो है वो 2 का जंप होगा और उसके बाद उसकी जो वैल्यू आएगी वो 83 आएगी। इसी तरह से जब हम अगले स्टेप पे जाएँगे नीचे की तरफ, तो वहाँ पे भी हम 2 स्टेप्स नीचे जाएँगे। बजाए कि हम अगले स्टेप में यहाँ पे आएँ, हम यहाँ पे आएँगे, ठीक है? यानी कि इधर से अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस पे जब हम कंप्यूटेशंस करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है? 69 और इस तरह से ये कन्वोल्यूशन जो है ऑपरेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्ट्राइड का जो है वो कांसेप्ट है, ठीक है? इसके लिए जो यूज़ होता है फ़ॉर्मूला ये कंप्यूट करने के लिए कि जो आउटपुट है उसकी डायमेंशन क्या होगी, दैट इज़ n प्लस 2p प्लस f डिवाइडेड बाय स्ट्राइड, जो स्ट्राइड का साइज़ है, प्लस 1, ठीक है? टाइम्स n प्लस 2p प्लस f डिवाइडेड बाय s प्लस 1, ठीक है? और इनका फ्लोर जो है वो हम यूज़ करेंगे, यानी कि फ्लोर से ये मुराद है कि इसमें अगर कोई रो या कॉलम बच जाता है स्ट्राइड अप्लाई करने के बाद, वो पैच जो है वो पूरा नहीं आ रहा, तो उन रोज़ या उन कॉलम्स को हम स्किप कर देंगे, ठीक है? तो इस फार्मूला के बेस पे हमें पता चल जाएगा कि इस स्ट्राइड के साथ और इतनी पैडिंग अगर हम देते हैं, तो जो आउटपुट में जो आउटपुट इमेज आएगी या आउटपुट होगा हमारा, उसकी डायमेंशन क्या होगी या उसकी शेप क्या होगी।